So good morning beta. Hope you are doing well. So पुत्र आज हम लोग रिवाइज करेंगे चैप्टर 1 केमिस्ट्री पोर्शन, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें देखेंगे कि मेन टॉपिक्स कौन से हैं और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से बोर्ड एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इट विल बी ऑफ 15 to 20 मिनट्स वीडियो ओनली। मैंने सिर्फ मेन टॉपिक्स के बारे में बताना है और थोड़ा सा उनके बारे में डिस्कशन हम लोगों ने करनी है। ओके, सो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इस टॉपिक के लिए इस चैप्टर में पर्टिकुलरली सबसे पहली जो हम लोग डिस्कशन करते हैं, जहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है, वो बनता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब आपको इतना तो पता ही है कि व्हाट आर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस आर दोज विच डू नॉट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस और द प्रॉपर्टीज ऑफ द substance that undergo the change remain same, the properties do not alter at all। और अगर थोड़ी बहुत चेंज होती भी हैं तो वो माइनर सी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आती उनमें, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। कहने का मतलब कोई भी सब्सटेंस अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन रखता है ड्यूरिंग फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज के दौरान बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिनमें सबसे बड़ा करेक्टरिस्टिक्स जो सबसे मेन प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि ड्यूरिंग केमिकल चेंज फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस टेक्स प्लेस। जिस सब्सटेंस के ऊपर, जिस कंपाउंड के ऊपर केमिकल चेंज हो रही है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन्ड नहीं रखता। हमारे पास एक नया कंपाउंड फॉर्मेशन होती है, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड टेक्स प्लेस हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो उसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है? तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल चेंज इन स्टेट चेंज हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल कर्लिंग ऑफ मिल्क करते हो, अगर मिल्क में हम लोग विनेगर डाल दें या लेमन जूस डाल दें तो प्रेसिपिटेशन हो जाती है, मतलब स्टेट चेंज टेक्स प्लेस हो रही है। ठीक, चेंज इन कलर चेंज में आप बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस कर सकते हैं जहाँ पे केमिकल चेंज के थ्रू कलर चेंज होता है, जिसमें सिंपलेस्ट एग्जांपल आपके पास आती है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन स्मूथ सरफेस होता है, शाइनिंग सरफेस होता है, लेकिन जैसे ही रस्ट होता है तो ब्राउन अपीयरेंस आ जाती है सरफेस के ऊपर, दैट इज चेंज इन कलर। देन चेंज इन टेम्परेचर, हम लोगों ने लैब्स में एक्टिविटीज़ की हुई हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि जब हम जिंक ग्रैनुअल्स को, जिंक मेटल को जब हम किसी भी एसिड में ऐड करते हैं, लाइक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह में ऐड करते हैं, तो वहाँ से जब रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है जिंक ग्रैनुअल्स मतलब जिंक मेटल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड में, तो क्या होता है वहाँ पे हीट इवॉल्व होती है, मतलब आपकी जो टेस्ट ट्यूब थी वो गर्म हो गई। वहाँ पे कहने का मतलब टेम्परेचर चेंज टेक्स प्लेस होता है। इसी तरह से जब आप किसी चीज़ को बर्न करते हो तो वहाँ पे भी सेम ऑब्जर्वेशन आती है, सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी राइज होती है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगेन अगर मैं एग्जांपल लूँ सेम जिंक ग्रैनुअल्स वाली, तो जब आप जिंक मेटल को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हो तो वहाँ से इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस होती है जो पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है व्हेन इट बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। इसके अलावा अब बाकी केसेस में, जैसे फॉर एग्जांपल जो आपके पास रहते हैं अदर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ में, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस तो होता ही होता है। अदर केसेस में चेंज इन टेस्ट हो सकता है, जैसे एडिबल सब्सटेंसेस के केस में मैंने अभी एग्जांपल दी, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क। तो कर्ड का टेस्ट और मिल्क का टेस्ट दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक, ऑर्डर चेंज हो सकता है, ऑर्डर इन द सेंस स्मेल चेंज हो सकती है। जब केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है तो स्मेल ऑफ द सब्सटेंस गेट्स चेंज्ड। जैसे इसमें सिंपलेस्ट एग्जांपल रेंसिडिटी ऑफ फूड दे सकते हो, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। गर्मियों के दिनों में क्या होता है, जो फूड प्रोडक्ट होते हैं हमारे, जो घर में हमने सब्जी वगैरह बनाई होती है या इवन जिनमें फैट यूज़ होता है, ऑयल और घी यूज़ होता है, तो अगर हम उनको थोड़ी देर के लिए या जैसे एक दिन के लिए अगर ओपन में रहने दें, फ्रीज आउट ना करें,
तो उनमें से एक बैड स्मेल, बैड ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाता है। टेस्ट तो चेंज हो ही रहा है लेकिन स्मेल भी आनी शुरू हो जाती है। तो ये करेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके केमिकल रिएक्शन के। जैसे इन सभी चीज़ों से, इन सभी प्रॉपर्टी से हमें पता चलता है कि केमिकल चेंज इज टेकिंग प्लेस। ठीक, ये पहला क्वेश्चन बन जाता है सिंपल, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है ये कि आपको 4 ऑप्शंस दी होंगी, जहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज, आगे 4 ऑप्शन आपने करेक्ट वन वहाँ पे मेंशन करनी है, पहली चीज़। सेकंड केस में आपके पास आ जाता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, इसमें आ जाती हैं। ये सब वो रिएक्शन है जो आप लोग अपने डे टू डे लाइफ में देखते हो, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ फ्यूल। ठीक, बाकी ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है कि रिएक्शन जब होती है, केमिकल चेंज जब टेक्स प्लेस होती है, तो उसको हम जब सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो केमिकल इक्वेशन कहलाती है। अब केमिकल इक्वेशन को 2 तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है और दूसरी आपके पास वर्ड इक्वेशन होती है। तो इसके बारे में आप लोगों ने एक बार रिवाइज कर लेना है। केमिकल इक्वेशन, हाउ कैन वी राइट द केमिकल इक्वेशन, व्हाट आर रिएक्टेंट्स, व्हाट आर प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स बेसिकली क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स आर द स्पीशीज विच on which reaction is taking place, या which undergoes the change to form the new substance। ये वो सब्सटेंसेस होते हैं रिएक्टेंट्स, वो स्पीशीज, वो केमिकल सब्सटेंसेस जिनमें चेंज हो रही है, जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। ये चीज़ रिएक्टेंट्स। और प्रोडक्ट्स, द सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कैसे लिखा जाता है? रिएक्टेंट्स are written always on the left side and products are written on the right side of the arrow। जो arrow है ये हमें क्या बताता है? arrow tell us about the direction of the reaction। अगर arrow left to right है means to say reactant left वाले हैं और right side वाले products हैं। लेकिन अगर arrow उल्टा डाल दिया आपने, right to left arrow कर दिया, तो उसका मतलब होगा कि जो right वाले हैं वो reactant हो गए हैं और लेफ्ट वाले आपके प्रोडक्ट हो गए। दिस इज द वे दैट हाउ वी कैन राइट द केमिकल इक्वेशन। सो इन दिस वे, दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये केमिकल इक्वेशन की। और ये वाली जो थी ये वर्ड इक्वेशन, दिस इज द वर्ड इक्वेशन एंड दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल चेंज। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको पेपर में एक क्वेश्चन आ सकता है वो होता है बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। You have to write the balanced chemical equation for a given condition or for a given unbalanced chemical equation। आपने एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है, या फिर एक स्टेटमेंट दी होती है जहाँ से आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी होती है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज़ करते हैं, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया ही था ऑलरेडी, ट्रायल एंड एरर मेथड। लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन? हम लोगों को केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो उसका सिंपल सा आंसर होता है जस्ट टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्योंकि हमें पता है कि ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो मास है दैट इज मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो इस लॉ को वैलिड करने के लिए हम केमिकल इक्वेशंस को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। ओके, तो हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन? जैसे मैंने बताया ये आपको ट्रायल एंड एरर मेथड होता है। हम लोग यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से एक ऐसा स्पीशीज ढूंढते हैं जो मैक्सिमम नंबर में प्रेजेंट रहता है, जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट रहते हैं, और उसके साथ उसके विद रिस्पेक्ट टू अदर एटम्स को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ये ट्रायल एंड एरर मेथड होता है जिसमें हम लोग अगेन एंड अगेन ट्राई करते हैं, तब तक ट्राई करते रहते हैं जब तक आपकी बैलेंस इक्वेशन बन नहीं जाती। ओके, तो ये अदरवाइज इसमें कोई पर्टिकुलर कोई और रूल एंड रेगुलेशन वाला मेथड नहीं है। ये ट्रायल एंड एरर मेथड होता है सिंपल, जिसको आप हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोल देते हो। ठीक है, तो इसमें हम सिंपली इस तरह से एक टेबल रखते हैं जिसमें आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड के ऊपर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको अलग अलग करके लिखते हैं। फिर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, मतलब रिएक्टेंट साइड के ऊपर वो एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट कितने प्रेजेंट है वो, और राइट हैंड साइड के ऊपर कितने प्रेजेंट है वो।
तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू फिर इनको हम लोग क्या करते हैं, इक्वलाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही आपके लेफ्ट हैंड साइड वाले एलिमेंट्स राइट हैंड साइड वाले एलिमेंट्स के एटम्स के इक्वल हो जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईदर साइड्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट जब वो इक्वल हो जाता है तो हम बोल देते हैं कि गिवन इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ये क्वेश्चन आपको आता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ये क्वेश्चन कि आपको कोई केमिकल इक्वेशन दे दी जाएगी, आपको बोला जाएगा इसको बैलेंस करिए, या फिर कुछ केसेस में स्टेटमेंट दी होती है, जैसे शायद यहाँ पे कुछ हो, यहाँ पे तो नहीं है, आपके एनसीईआरटी में गिवन है। तो एनसीईआरटी में आपने देखा होगा इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में भी है और एक्सरसाइज में भी गिवन है कि वहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी दिखाता हूँ आप लोगों को, ये आपके पास आपकी एनसीईआरटी है, ये हम देखते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी, ये आपकी एनसीईआरटी बुक है। तो इसमें हमारे पास ये है चैप्टर 12। ये मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन बता रहा हूँ कि कैसे कहाँ पे आएंगे सारे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपके पास ये क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पे आप लोगों को एक स्टेटमेंट दी गई है और उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली आपने क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है और उसको बैलेंस करना है। ये इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। ये एक्सरसाइज भी निकाल सकते हैं, इन टेक्स्ट में भी हैं, यहाँ पे होंगे ये कहाँ, ये देखिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये। ऐसे यहाँ पे आपको दो टाइप के क्वेश्चन है। ऊपर आपने देखा होगा वर्ड इक्वेशन दी हुई है, जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव राइज टू हाइड्रोजन क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव राइज टू बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये वाले हैं वर्ड इक्वेशंस, और नीचे वाले ये स्टेटमेंट इक्वेशंस हैं। पहले आपको स्टेटमेंट दे दी गई है, स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करके आपने क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देनी है और उसको बाद में बैलेंस करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकते हैं 2 मार्क्स में, या इवन के केसेस में 3 मार्क्स में भी। और अगर इक्वेशन गिवन है तो वो 1 मार्क में ऑब्जेक्टिव केस में आ सकता है, जहाँ पे आप लोगों ने जस्ट नंबर बताना होता है। एक्स एंड वाई की फॉर्म में दिए होते हैं, इक्वेशन दी होती है, उनके केस में एक्स और वाई की टर्म्स में उनको बैलेंस किया होता है, आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है एक्स और वाई की वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह के ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। बैलेंसिंग बेसिस ये क्वेश्चन आपको आते हैं, जो बैलेंसिंग रहती है आपकी। अब इस केस में आगे जब हम डिस्कस करते हैं तो वो आपके पास बन जाता है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के केस में जब हम बात करते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जिनको हम बोलते हैं, तो इसमें आपके डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस करते हैं, जहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर में आता होता है, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जहाँ से हम इसको करते हैं। बेसिकली केमिकल रिएक्शंस बेस्ड क्वेश्चन, आपको रिएक्शन दे दी गई है। अब ये कंबाइंड फॉर्म में आ सकता है कई बार 3 मार्क्स से ज़्यादा क्वेश्चन। कंबाइंड फॉर्म में आपको एक केमिकल रिएक्शन दी होगी, ठीक है, केमिकल इक्वेशन दे दी, उसको बैलेंस करना और टाइप ऑफ रिएक्शन भी बतानी है, ये क्वेश्चन आता होता है। तो टाइप ऑफ रिएक्शन में हमारे पास ये टोटल 6 टाइप की रिएक्शंस आती हैं, जिनमें कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शंस। अब ये हम डिस्क्राइब करते हैं केमिकल रिएक्शंस को डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, हाउ द रिएक्टेंट अंडरगो द चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे क्विकली इनको। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की अगर बात करते हैं, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा स्पीशीज आपस में कॉम्बाइन करके सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, एडिशन ऑफ वाटर टू क्विक लाइन। क्विक लाइन में कैल्शियम ऑक्साइड होता है क्विक लाइन, यहाँ पे आपने वाटर को ऐड किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है, ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल, इट इज आल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कार्बन को बर्न करते हो आप, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन हो रही है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में कंबाइन कर रहे हो। तो यहाँ पे इन सभी रिएक्शन में आप एक कॉमन चीज़ देख रहे हो कि रिएक्टेंट 2 हैं लेकिन प्रोडक्ट सिंगल बन रहा है। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन जहाँ पे एक से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उनको हम नाम देते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस।
इसी तरह से दूसरे केस में आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक कॉम्बिनेशन का बिल्कुल रिवर्स है। कॉम्बिनेशन में 2 और मोर देन 2 स्पीशीज कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स। डिकम्पोजिशन में सिंगल प्रोडक्ट गेट्स डिकम्पोज्ड टू फॉर्म 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स। टूटना, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, ब्रेक डाउन होनी। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हीट की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में और लाइट की प्रेजेंस में होती है। मतलब डिकम्पोजिशन 3 कैटेगरी में डिवाइडेड रहती है, जिसमें थर्मल डिकम्पोजिशन होती है, इलेक्ट्रोलिटिक और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन जिसको हम बोलते हैं। ये एग्जांपल है आपके पास। तो थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन में या थर्मोकेमिकल डिकम्पोजिशन में हमारे पास आयरन सल्फेट है जिसको हमने हीट किया और आपके पास रेड प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, रेडिश कलर का कंपाउंड बनेगा, फेरिक ऑक्साइड, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, बर्निंग सल्फर स्मेल होती है इसकी, प्लस साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो ये एक ऐसी रिएक्शन है जहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज करके 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। तो क्योंकि हीट की रिएक्शन में, ये हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो इसको बोल दिया थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरे वाले सेकंड थर्मल डिकम्पोजिशन में लेड नाइट्रेट की एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर 3 प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह से ये सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में आपके पास आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो वहाँ से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, इसी तरह से इस तरह से हम ये करते हैं, इलेक्ट्रोलाइज करते हैं वाटर को, एसिडुलेटेड मतलब वाटर हैविंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इन इट सो दैट कंडक्शन टेक्स प्लेस इजीली। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं और आपके पास ऑक्सीजन, एक टर्मिनल के ऊपर ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है और एक टर्मिनल के ऊपर आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो हाइड्रोजन गैस मोस्टली रिलीज होती है आपकी कैथोड टर्मिनल के ऊपर और एनोड टर्मिनल के ऊपर आपकी ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। और फोटोलिटिक में आपकी सनलाइट आ जाती है जिसमें सिल्वर क्लोराइड की डिकम्पोजिशन दिखाते हैं हम। तो ग्रे कलर कंपाउंड बनता है, दैट इज सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस रिलीज हो जाती है। तो ये आपके पास डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं। तो आज आप लोग यहाँ तक रिपीट करो अपना चैप्टर 1। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्दर जो 3 बची हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विद एग्जांपल्स। ओके, टेक केयर, बाय बाय।